मुझे डर है कि वह अकेला नहीं है। वह मार्वल के 3 नेताओं में से एक है, कैप्टन अमेरिका। आज आइए अमेरिकी टीम के जन्म पर एक नजर डालें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी 9 सर्पों के हाइड्रा के बड़े लाल खोपड़ी के नेतृत्व वाली सेना नॉर्वे के एक चर्च में आई। वह एक लंबे समय से खोए हुए कॉस्मिक क्यूब की खोज कर रहा था। मैं क्यूब की शक्ति का उपयोग करके सबसे मजबूत सुपर हथियार बनाने जा रहा हूँ। दूसरी ओर नाजियों का विरोध करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूरे देश में सेना की भर्ती शुरू की। आपके सामने खड़ा यह दुबला पतला स्टीव ही अमेरिकी टीम है। आप गलत नहीं है, वह उनमें से एक है। मेडिकल परीक्षक ने इस दुबली पतली शख्सियत को देखा और असफल अध्याय को बिना झिझक के ढक दिया। आराम करने के लिए स्टीव एक सिनेमा हॉल में आया। रास्ते में अगली पंक्ति में बैठा एक व्यक्ति हमेशा परेशानी कर रहा था, जिससे सभी की नाराजगी हुई। दयालु स्टीव इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, फिर बाहर निकलकर उसे रोक लिया। अनपेक्षित रूप से उसे गलियों में खींच लिया गया और 2 बार मारा गया। इस प्रक्रिया में स्टीव ने कचरे की एक थाली उठाई और उसका प्रतिकार किया। यह भी उसकी पहली पीढ़ी की ढाल थी। फिर उसने प्रसिद्ध वाक्य कहा, मैं यह पूरे दिन करता रह सकता हूँ। इसी समय उसका दोस्त बाजी दौड़कर आया और उसे सबक सिखाया। उस समय बाजी अभी भी एक साधारण सैनिक था। दोनों के बीच रिश्ता अब भी बहुत करीबी था। रात में दोनों ऑडिशन में गए। स्टेज पर छोटा मूंछों वाला व्यक्ति टोनी का पिता हावर्ड स्टार्क था। उसने नवीनतम एंटी ग्रेविटी होवरक्राफ्ट का परिचय दिया। जब सभी की निगाहें मंच पर थीं, स्टीव की नजर भरती विज्ञापनों पर पड़ी। इस समय वह कितना चाहता था कि वह एक सैनिक बन सके। हालांकि उसे 4 बार अस्वीकार किया गया था। अपने दोस्त बाजी के प्रोत्साहन से उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। फिर वह चिकित्सा केंद्र गया। यहाँ स्टीव से उसकी मुलाकात हुई, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वह डॉ एरस्किन थे। डॉक्टर ने स्टीव के असफल अनुभव को भी देखा। उन्होंने उसे एक मौका देने का फैसला किया, तो स्टीव अंततः एक सैनिक बन गया। लेकिन दुबला पतला स्टीव, वह प्रशिक्षण में सबसे खराब था। यह भी मजाक का विषय बन गया। प्रशिक्षण के दौरान स्टीव को तंग किया गया, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति दूसरों की तुलना में कम थी, लेकिन उसके पास भी कुछ गुण थे। इस दिन के प्रशिक्षण में प्रशिक्षक ने उनसे पोल पर लगे झंडे को उतारने के लिए कहा। जो कोई भी उसे नीचे उतार सके, वह कार्टर के साथ कार में वापस जा सकता है। जब अन्य लोग जाने की कोशिश कर रहे थे और असफल हो रहे थे, तो स्टीव धीरे धीरे पोल की ओर बढ़ा। इस प्रयास ने कार्टर का ध्यान उसकी ओर खींचा, लेकिन प्रशिक्षक की नजर में स्टीव सिर्फ एक चालाक लड़का था। डॉक्टर को साबित करने के लिए कि स्टीव एक कायर है, उसने एक ग्रेनेड निकालकर फेंक दिया। सभी सैनिक डरकर इधर उधर भागने लगे। केवल स्टीव ने बहादुरी से उस पर छलांग लगाई। उसने अपने दुबले पतले शरीर से ग्रेनेड को ढक लिया। शुक्र है कि ग्रेनेड नकली था। लेकिन कार्टर ने इस दृश्य को देखा। इसने यह भी साबित कर दिया कि डॉक्टर गलत नहीं थे। स्टीव सुपर सोल्जर योजना में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। डॉक्टर ने उसे कहा कि सुपर सीरम से लोग अधिक मजबूत हो सकते हैं, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है। जब यह 100% तक पहुंच गई, उन्होंने धीरे धीरे केबिन का दरवाजा खोला। यह दृश्य वहां मौजूद सभी को हैरान कर देने वाला था। कुछ मिनट पहले वह अभी भी एक छोटा आदमी था। अब वह 1.8 मीटर लंबा, मांसल और सुंदर आदमी बन गया था। ऐसी काया देखकर स्क्रीन के सामने हर कोई ईर्ष्या कर सकता है। यहाँ तक कि कार्टर भी इसे छुए बिना नहीं रह सका। हालांकि जब हर कोई प्रयोग की सफलता से खुश हो रहा था, हाइड्रा के अंडरकवर एजेंट ने अचानक विस्फोट किया। न केवल एकमात्र सीरम चुरा लिया, बल्कि डॉक्टर को भी मार दिया। अंडरकवर एजेंट शहर से बाहर भाग निकला। फिर उसे लेने आई कार भी भागने लगी। स्टीव ने उसका पीछा किया। उसकी शारीरिक शक्ति अब सामान्य लोगों की सीमा से बाहर थी। उसने कई मीटर ऊंची बाढ़ पार कर ली। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह ओलंपिक में नहीं गया। स्टीव सड़क के किनारे से गुजरती कार पर कूद गया। 2 या 3 बार में उसने अंडरकवर एजेंट की कार को नीचे गिरा दिया। स्टीव के हस्तक्षेप के कारण उन्होंने आपस में टकराकर दुर्घटना कर दी। कार कई बार पलटी। कार से बाहर निकले अंडरकवर एजेंट ने स्टीव पर निशाना साधा। स्टीव ने जमीन पर पड़े कार के दरवाजे को उठाया और 2 गोलियों से खुद को बचाया। कहना होगा कि इस कार के दरवाजे की गुणवत्ता वाकई बहुत अच्छी है। पकड़ से बचने के लिए उन्होंने वास्तव में एक बच्चे का अपहरण कर लिया। इस प्रक्रिया में उसने बच्चे को सीधे नदी में फेंक दिया। फिर वह नदी की ओर भागा और सबमरीन को बुलाया। जलमार्ग से भागने की योजना बनाई। बच्चे के तैरने की जानकारी मिलने के बाद स्टीव ने राहत की सांस ली। उसने सबमरीन का पीछा करने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। फिर वह 1 महीने के लिए पानी में कूद गया। स्टीव सबमरीन के बाहर तैर कर आया। फिर उसने एक घूंसे में कांच तोड़ दिया। सबमरीन में बैठे व्यक्ति को बाहर खींचकर किनारे पर फेंक दिया। बाकी सीरम भी टूट गया। जब स्टीव कुछ पूछने के लिए तैयार हुआ, तो परिणाम स्वरूप उसने चावल का एक डिब्बा उठा लिया। इस समय हाइड्रा ने कॉस्मिक क्यूब से सुपर वेपन बनाया। उसकी महत्वाकांक्षा असीम हो गई थी। अपने क्षेत्र का निर्माण करने के लिए उसने हिटलर को मारने की योजना बनाई। फिर उसने सुपर वेपन का बहाना बनाकर पहले हिटलर के कुछ सहयोगियों को मार दिया। दूसरी ओर सुपर सोल्जर टीम के लिए उच्चाधिकारी को एक पूरी टीम की आवश्यकता थी, न कि केवल एक व्यक्ति की टीम। स्टीव को युद्ध क्षेत्र पर जाने का मौका नहीं मिला और उसे एक नायक के रूप में तैयार किया गया। रोजाना स्टेज पर कैप्टन अमेरिका की ताकत के साथ वह एक जोकर की तरह था। एक ही चीज बार बार करता रहा। कुछ समय बाद समाचार पत्रों और अन्य स्थानों पर रिपोर्ट की गई कि कैप्टन अमेरिका की लोकप्रियता बढ़ गई है। लेकिन स्टीव जो चाहता था वह कुछ और था। यहाँ तक कि सैनिकों ने भी परेड में उसका मजाक उड़ाया। परिणाम स्वरूप उसे मंच से हटा दिया गया। उसने सोचा कि वह एक बंदर जैसा है जो एक ढाल लिए हुए है। उस दिन स्टीव को कार्टर से पता चला कि नाजी दुश्मन ने सैनिकों के एक समूह को कैद कर लिया है और उसके अच्छे दोस्त बाजी भी उनमें से एक हैं। उस समय उसे पूरी तरह से एहसास हुआ कि वह क्या करना चाहता था। उसने अपना उपकरण तैयार किया और बाजी को बचाने के लिए निकल पड़ा। कार्टर ने भी स्टीव को एक विमान खोजने में मदद की। हाइड्रा बेस के ऊपरी हवाई क्षेत्र में पहुंचा। उन्हें अचानक हमला किया गया। कार्टर से विदा लेने के बाद स्टीव कूद गया। जमीन पर पहुंचने के बाद वह एक ट्रक में कूद गया और 2 सैनिकों को मार गिराया। फिर वह वाहन को चुपचाप दुश्मन के अंदर ले गया। उसने दुश्मन से एक हथियार भी लिया। आखिरकार उसने जेल ढूंढ निकाला। पहरेदारों को मार दिया, कैदियों को बचा लिया, लेकिन बकी वहां नहीं था। स्टीव को और आगे बढ़ना पड़ा। बाकी कैदी बाहर निकलने लगे। हाइड्रा बेस में तुरंत अफरा तफरी मच गई। सभी ने दुश्मन के सुपर हथियार को पकड़ लिया। बेस के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। इस समय रेड स्कल भी निगरानी कर रहा था। उसने स्टीव को देखा। पहली नजर में वह समझ गया कि स्टीव कोई साधारण सैनिक नहीं है। फिर उसने बेस को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वह जादुई छड़ी लेकर भाग गया। इस समय स्टीव ने बकी को भी ढूंढ निकाला। बकी जानना चाहता था कि स्टीव इतना लंबा कैसे हो गया। बेस के आत्मविनाश की उलटी गिनती समाप्त हो गई। अंदर अचानक एक विस्फोट हो गया।
भागने के दौरान उनकी मुलाकात रेड स्कल से हुई। स्टीव ने उस पर हमला कर दिया। थोड़ी सी लड़ाई के बाद डॉ झोला ने पीछे से पुल को अलग कर दिया। रेड स्कल ने अमेरिकी टीम के सामने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने दावा किया कि वह डॉ झोला की सबसे सफल कृति है। इस समय अमेरिकी टीम को पता चला कि वह सीरम का इंजेक्शन लेने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। रेड स्कल ने बेस छोड़ दिया। विस्फोट अब उसके सामने था। फिर वह 1 महीने के लिए आग में गायब हो गया। जब सभी ने सोचा कि स्टीव मर गया है तो बेस के बाहर एक शोर हुआ। यह अमेरिकी टीम थी जिसने सैनिकों को सुरक्षित वापस लाया था। इस शानदार युद्ध को अधिकारियों ने मान्यता दी। साथ ही उसने सभी सैनिकों का सम्मान भी अर्जित किया। आने वाले दिनों में स्टीव ने अपनी खुद की टीम बनाई। हार्वर्ड की मदद से उसने अपनी खुद की एक उपकरण श्रृंखला बनाई। स्टीव ने कई ढालों में से एक को चुना, एक गोल ढाल जो अभी तक पूरी नहीं हुई थी। ढाल को रंगने के बाद यह अमेरिकी टीम की चौथी ढाल बनी। इन उपकरणों की सहायता से अमेरिकी टीम ने एक समूह का नेतृत्व किया और हाइड्रा के सभी अड्डों पर हमला किया। रेड स्कल को यह जानकर बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने अमेरिकी टीम को मारने का आदेश दिया। अब अमेरिकी टीम का अगला लक्ष्य रेड स्कल था। इसी समय अमेरिकी टीम को सूचना मिली कि रेड स्कल आने वाली ट्रेन में है। उसने बकी और अन्य लोगों के साथ इंतजार किया। रेड स्कल को मारने के लिए तैयार थे, पूरे हाइड्रा को नष्ट करने के लिए तैयार थे। इस समय ट्रेन सामने दिखाई दी। सभी ने पहले से लगाए गए ताले का इस्तेमाल किया और एक एक करके ट्रेन के शीर्ष पर चले गए। अमेरिकी टीम और बकी पहले कार में दाखिल हुए। अनजाने में वे दुश्मन के जाल में फंस चुके थे। इस समय ट्रेन का दरवाजा अचानक दोनों लोगों को अलग कर दिया। फिर सुपर हथियारों से लैस सैनिक दोनों ओर से दिखाई दिए। दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाबी हमला किया। अमेरिकी टीम ने मौके का फायदा उठाकर दुश्मन के साथ शीर्ष ट्रैक के साथ स्लाइड की, ढाल का उपयोग करके हमले को रोका, फिर नीचे किक करके समस्या का समाधान किया। अमेरिकी टीम के समर्थन से बकी ने भी दुश्मन को सफलतापूर्वक हरा दिया, लेकिन अभी भी पीछे कुछ लोग थे। बकी ने उठकर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन एक तोप की वजह से वह ट्रेन से बाहर उड़ा दिया गया। अमेरिकी टीम ने ढाल उठा ली, एक उड़ती हुई ढाल से दूसरे को खत्म कर दिया, फिर तुरंत बकी को बचाने के लिए दौड़ी। इस समय बकी अपने हाथों से ट्रेन की रेलिंग पकड़े हुए था। जब अमेरिकी टीम ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया तो अचानक रेलिंग टूट गई। बकी ठंडी घाटी में गिर गया। अमेरिकी टीम बहुत दुखी थी और उसने खुद को दोषी ठहराया। अंत में अन्य लोगों ने केवल डॉ झोला को पकड़ा। उच्चाधिकारियों के दबाव में डॉ झोला ने रेड स्कल के छिपने की जगह का खुलासा किया। रेड स्कल ने भी अपनी टीम को इकट्ठा किया और दुनिया पर कब्जा करने की योजना बनाई। बकी का बदला लेने के लिए अमेरिकी टीम ने अकेले एक मोटरसाइकिल पर दुश्मन के शिविर में प्रवेश किया। अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे 10 से अधिक पीछा करने वाले थे, लेकिन अमेरिकी टीम की मोटरसाइकिल साधारण नहीं थी। बाकी दुश्मनों को खत्म करने के बाद उसने ढाल को अपने सामने रखा और हमले को रोका, फिर ट्रिगर दबाकर आगे की तरफ गोली चलाई। दुश्मन का टैंक तुरंत उड़ा दिया गया। अमेरिकी टीम तेजी से दुश्मन के शिविर में पहुंची। दुश्मन को खत्म करने के लिए विशेष हथियारे मोड को चालू किया। अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे 10 से अधिक पीछा करने वाले थे। अंत में अमेरिकी टीम को जिंदा पकड़ लिया गया और रेड स्कल के सामने ले जाया गया। अमेरिकी टीम को देखकर रेड स्कल गुस्से में था। उसने आगे आकर 2 घूंसे मारे, लेकिन अमेरिकी टीम ने बस कुछ शब्द कहे। जैसे ही उसने अमेरिकी टीम को खत्म करने के लिए अपनी बंदूक निकाली, उसके साथी भी समय पर खिड़की के पास पहुंचे। रेड स्कल घूमकर भाग गया। अमेरिकी टीम ने ढाल ली और उसका पीछा किया। बेस के बाहर के अधिकारी को भी संकेत मिला। उन्होंने तुरंत लोगों को बाहर निकाला। रेड स्कल सेना के साथ घमासान लड़ाई शुरू हो गई। अमेरिकी सेना की ताकतवर आग के दबाव में रेड स्कल की सेना जल्द ही अमेरिकी सेना द्वारा कब्जा कर ली गई। अमेरिकी टीम ने जल्द ही उसे पकड़ लिया। विमान से बाहर निकालकर ढाल को बाहर फेंक दिया। रेड स्कल ने कॉस्मिक क्यूब के साथ विमान को पकड़ लिया। उसने न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए विमान उड़ाने की योजना विमान छोड़ने वाला था। चाहे अमेरिकी टीम कितनी भी ताकतवर हो, वह विमान से तेज नहीं दौड़ सकती थी। सौभाग्य से अधिकारी ने रेड स्कल की कार चलाकर उसे पकड़ लिया। क्या आपको लगता है कि यह कार विमान से तेज चल सकती है? जब शब्दों की आवाज गिर गई तो अधिकारी ने गैस एक्सेलरेशन को दबाया। उसने देखा कि टीक्यू विमानों ने सभी आंतरिक लाइनों को बुलाया। फिर अमेरिकी टीम विमान की ओर बढ़ी। उसने विमान की पूंछ को कसकर पकड़ लिया। जब वह अंदर चढ़ा तो उसने कुछ विशाल बम देखे। अमेरिकी टीम ने तुरंत रेड स्कल के उद्देश्य को समझ लिया। वह पूरे शहर को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने एक एक करके मारना शुरू किया, लेकिन अभी भी एक बम छूट गया। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, विमान को हवा में ले जाया गया। हवा में लड़ाई के बाद उसने फिर से विमान उड़ाया। रेड स्कल के बेस में घुस गया। फिर उसने रेड स्कल के साथ तीव्र लड़ाई की। रेड स्कल आ रहा है। रास्ते में अमेरिकी टीम ने ढाल फेंकी। अप्रत्याशित रूप से कॉस्मिक डिफेंस हिट हो गया। रेड स्कल ने डिफेंस को पकड़ लिया, लेकिन उसे एक रहस्यमय शक्ति द्वारा ब्रह्मांड में खींच लिया गया। डिफेंस भी विमान से बाहर गिर गया। इस बिंदु पर अमेरिकी टीम पूरी तरह से उलझन में थी। विमान न्यूयॉर्क को नष्ट करने वाला था। चीजें एक अनसुलझी स्थिति में पहुंच गई थीं। इस आपदा को रोकने के लिए अमेरिकी टीम ने विमान को नियंत्रित करने का फैसला किया। आखिरी क्षण में अमेरिकी टीम और कार्टर ने शनिवार को एक डांस डेट तय की। अंत में अमेरिकी टीम और विमान एक साथ ग्लेशियर में क्रैश हो गए। अंत में अमेरिका ने युद्ध जीत लिया। अमेरिकी टीम की कहानी को हर कोई याद रखता है। वह लोगों के दिलों में हीरो बन गया, लेकिन वे नहीं जानते थे अमेरिकी टीम की विशेष प्रणाली के कारण अंत में अमेरिकी टीम और विमान एक साथ ग्लेशियर में क्रैश हो गए। अंत में अमेरिका ने युद्ध जीत लिया। अमेरिकी टीम की कहानी को हर कोई याद रखता है। वह लोगों के दिलों में हीरो बन गया, लेकिन वे नहीं जानते थे अमेरिकी टीम की विशेष प्रणाली के कारण वह बलिदान नहीं हुआ। दर्जनों साल बाद बर्फीली तूफानी रात में एक वैज्ञानिक अनुसंधान दल ने ग्लेशियर में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान पाया और बर्फ में अमेरिकी टीम की ढाल भी मिली। साथ ही लंबे समय से सो रही अमेरिकी टीम भी बाहर आ गई। जब वह फिर से जागा तो वह पहले ही अस्पताल के वार्ड में लेटा हुआ था। उसके बगल में रेडियो वही खेल चला रहा था जो वह खेल रहा था। उसने तुरंत सतर्क हो गया। उसने जल्दी में आए गार्ड को नीचे गिरा दिया। दीवार से टकरा गया जो बनाई गई थी। वह सड़क पर दौड़ पड़ा और देखा उसकी आंखों के सामने ऊंची इमारतें और फैशन में कपड़े पहने लोग थे। इस समय कैप्टन निक फ्यूरी उसके सामने आए। उन्होंने स्टीव को बताया कि युद्ध खत्म हो चुका है। विमान दुर्घटना के बाद वह 70 साल तक सोता रहा। इस समय स्टीव को एहसास हुआ कि उसने वह महत्वपूर्ण तारीख चूक दी। मैं अतीत हूं। अगली बार मिलते हैं।